तो शुरुआत करते हैं कि 1921 से। तो एक बंदा था जिसका नाम है चार्ल्स हार्वर्ड बरी। ठीक है। ठीक है, तो ये पेशे से शायद वो था, ये जो चढ़ाई करते थे क्लाइंबर्स, माउंटेनियर्स, पर्वतारोही। ये वो था। ठीक है। तो ये एक बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करता था, है ना। तो माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन से जब ये वापस आया, एक्सपेडिशन से वापस आया ये, तो इसको ना वहाँ पर बड़े बड़े फुटप्रिंट्स दिखाई दिए वहाँ पर, है ना। जो इसने उसकी फ़ोटोज़ वगैरह भी ली, है ना। तो उसके बाद जब वो फ़ोटोज़ मीडिया में आई तो उसके बाद पता चला कि हाँ एक क्रिएचर है, और उसने उसको येटी का नाम दिया। बल्कि उसके साथ जो गाइड था उसका, है ना, वो वहीं का तिब्बत का ही था, लोकल गाइड होते हैं। तो उसने तिब्बत के साइड से चढ़ाई करी थी क्या माउंट एवरेस्ट पे? हाँ, ओके। तो तिब्बत का एक वो था, उसके साथ गाइड था, उसे शेरपा बोलते हैं, शेरपास है बोलते ना, हैं उनको। शेरपास होते हैं गाइड। तो उसने कैजुअली बहुत बोला उसको, मतलब कैजुअली ऐसे बोल दिया। उसने पूछा कि ये है क्या चीज़, ये क्या लगता है तुम्हें? वो बहुत कैजुअली बोलता है कि ये तो, इसने बोला मेहते ऐसे करके। अच्छा। है ना, मैं इसने बोला ये ते नहीं, मैं तो कंगमी, मैं तो कंगमी। अच्छा। यानी इसका नाम था, इसका मतलब होता है मैंस बियर या स्नोमैन ऐसे करके हाँ, कुछ और था। एक तिब्बत की साइड उसको ये ते भी बोलते हैं। ये ते भी ये का बोलते हैं। मतलब रॉक और ते हाँ, का मतलब एनिमल, की रॉक एनिमल। हाँ। बल्कि काफ़ी सारे हैं जो इसकी अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं, बहुत सारे, मतलब काफ़ी नामों से जानते हैं। जैसे कि अब देख ले, अमेरिका में इसको क्या कहते हैं, बिगफुट, सैस्क्वैच, है ना। और रशिया में इसको अल्मेस्टी कहते हैं, अल्मेस्टी कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में योवी ऐसे कहते हैं, YOWIE, योवी। ऑस्ट्रेलिया तक होते हैं ये? हाँ, मतलब सबके पास अपने अपने हैं, बिगफुट है, अपने 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 अपने। बिगफुट और ये तीज हैं, उसके हाँ, वेरिएशंस हैं। हाँ, ऐसे ही चाइना में उसको येरेन बोलते हैं। ओके। और साउथ अमेरिका के लोग उसको मापी नगोरी बोलते हैं, मापी नगोरी। ओके। तो ऐसे ही काफ़ी सारे, मतलब सबके पास हैं अपने अपने। ठीक और है। क्योंकि दुनिया भर में फैला हुआ है भाई। ठीक है, तो ऐसा था कि वो कर रहा था क्लाइंबिंग और उसे वो दिखाई दिया, उसके बाद वो सब मीडिया में आने लगी खबरें। तो ये बात थी 1921 की। 1921 के बाद 1937 में ये किस्से काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे धीरे धीरे, कि लोगों को दिखाई देने लगे, फुटप्रिंट्स दिखाई दिए। काफ़ी लोग एक्सपेडिशंस में जाते थे तो दिखते थे उनको। तो इनमें से एक दो नाम हैं जो जिनको दिखाई दिया, है ना। तो एक है HW टिलमैन। तो ये जो थे ना, ये उस टाइम पे चढ़ाई कर रहे थे जम्मू ग्लेशियर की। तो वहाँ पर उनको दिखा था वो, क्या नाम है, बड़े बड़े पैरों के निशान। तो उन्होंने बोला कि ये जो है ना, ये ऐसा लग रहा है कि कोई ब्राउन बियर होते हैं ना जो वहाँ पे रहते हैं पहाड़ों में, कि उसके ना, उसने जो फुटप्रिंट बनाए हैं फर्स्ट अपने आगे वाले पैरों से, तो जब उसके पीछे वाले पैर उस पर रखे गए हैं तो ये इसलिए इतना बड़ा हो गया है, और ये उसके ही निशान है, मतलब ब्राउन बियर के निशान है ये। तो मतलब कि बेसिकली कि वो अपने छोड़े गए पैर के निशानों पे बार बार चल रहा है, इस हाँ, वजह से इतने बड़े हो गए हैं फैल के। हाँ, लेकिन अब ये है ना कि वहाँ पर थे नहीं ब्राउन बियर, वहाँ पे रहते नहीं उस थे। इलाके में रहते ही नहीं हाँ, है। तो वो अब उसकी वो बात ऐसी हो गई कि मतलब कि ये नहीं हो सकता, ये कुछ और ही चीज़ है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है ना। है फिर ना। तो यही सवाल उठता है ना कि जब ब्राउन बियर इस इलाके में रहते ही नहीं हैं, तो ये ये बात तो फिर फुटप्रिंट ख़त्म ही हो जाती है कि ये फुटप्रिंट उनकी वजह से बने उनकी वजह होंगे। से है। वो होता है ना कि सब लोग अपना एक लॉजिक लगाते हैं उस चीज़ के लिए, हम्म, है ना। लेकिन लॉजिक लगाने के लिए फिर वो चीज़ होनी भी तो चाहिए ना। हाँ, वो एविडेंसेस और फैक्ट्स होने हम्म, चाहिए तो उस चीज़ के लिए। तो वो उसका लॉजिक बेकार हो गया वहाँ पे। हम्म। ठीक है, उसके बाद सेम ईयर में एक ब्रिटिश ऑफिसर है, जॉन हंट करके नाम है उनका, उनको भी फुटप्रिंट्स दिखाई दिए थे। ये एवरेस्ट की तरफ चलते हम्म, हुए। और उसके बाद ये मान 1937 जो पूरा साल कंप्लीट हुआ, उसमें 7 लोगों को फुटप्रिंट्स दिखाई दिए हैं। और उनमें से 2-4 तो ऐसे थे जिन्होंने उसको देखने का दावा भी किया, कि येटी दिखा है को, उनको उनको प्रॉपर। दिखा है। और कई तो ऐसे थे जिन्होंने मतलब देखे हैं फुटप्रिंट्स वगैरह, वो उन्होंने सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करके और अपने वहाँ पे जाके टेस्टिंग करी है, कुछ
निकाली है चीज़ें, तो उन्होंने यही फाइंड आउट किया है कि ये जो चीज़ है ना, ये ना तो किसी एनिमल की है, ना अभी तक जो फाइंडिंग्स हुई हैं स्पीशीज़ है ना तो उससे रिलेट करती है, कुछ और ही चीज़ है। मतलब वो डेटा पे उनके मैच नहीं कर रही है, ऐसी चीज़ है। और उसके बाद अब बात करते हैं 2008 की। 2008 में एक बहुत ही मतलब फेमस एक इंसिडेंट हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में? हाँ, क्या हुआ था अरुणाचल में? उसमें ऐसा था कि करीब 12,000 फीट पर कुछ आर्मी वालों ने एक कैंप लगाया था। ओके, वो जो ट्विटर पे उस टाइम पे इमेज बहुत वायरल हुई थी। ओके, वही वाली। तो कुछ 12,000 फीट की ऊंचाई पे आर्मी वालों ने कैंप लगाया था, और वहाँ पर वो लोग रोड बना रहे थे। ठीक है। तो रोड बनाने के दौरान एक मौजूद एक वो होता है जो लेबर होती है वहाँ पे काम करने वाली, लोकल लोग होंगे वहाँ के। हाँ, वो लोकल ठीक है। लोकल नहीं थे वहाँ के, वो उनके साथ आए होंगे ना कुछ काम करने वाले, वो थे। अच्छा। है ना, तो वो क्या, वो ना कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाता वहाँ से, और 12,000 फीट की ऊंचाई है, तो उसको काफ़ी टाइम हो गया जाते जाते, नीचे रात हो गई उसको। अब क्या होता है कि अगले दिन वो वापस नहीं लौटता, वो गायब हो जाता है कहीं। ठीक है, जब एक 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 ना वहाँ का जो लोकल आदमी होता है वो उस ट्रैकिंग पे ज़्यादा होता है, वहीं पे ट्रैक कर रहा होता है वो, तो उसको दिखाई देता है कि कोई आदमी बर्फ़ में बैठा हुआ है, और जैसे ऐसे नहीं बैठते, घुटने ऐसे उठा के, बिल्कुल समझ गया मैं। समझ गया ना, सिकुड़ के बैठा हुआ है। सिकुड़ के बैठा हुआ है जैसे। ठीक है। वो ऐसे बैठा हुआ है, उसकी गर्दन ऐसे घूमी हुई है। अच्छा, टेढ़ी हो रखी है गर्दन। टेढ़ी हो रखी, मतलब किसी ने तोड़ दी काइंड ऑफ। अच्छा। ठीक है, तो पहले तो उसको लगा कि कोई दारू पी के बैठा हुआ है ये, है ना, और पता नहीं क्या अजीब ही तरीके से देख रहा, आंखें भी खुली हुई है उसकी। तो उसने देखा कि नहीं यार, ये तो हिल नहीं रहा है बिल्कुल भी, कुछ तो गड़बड़ है। वो उसके पास जाता है, और पास जाने के बाद देखता है कि भाई इसकी तो सांसें ही नहीं चल रही हैं, ये मरा हुआ है। ओह माय गॉड। है ना, और वो सोचता है कि किसी ने लूट पाट के चक्कर में, लेकिन उसका सारा सामान वहीं पे ही बिखरा हुआ होता है, उसके फ़ोन, पैसे वगैरह, है ना, जो भी वो मार्केट से लेके आया था वो सब। तो इसका मतलब कि वो पैसों के चक्कर में तो कुछ हुआ नहीं था, है ना। तो फिर उसके बाद जब डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, पोस्टमार्टम वगैरह होता है, तो ये पता चलता है कि उसकी जो गर्दन जो टूटी थी, मतलब उसकी मौत जो है वो गर्दन टूटने से ही हुई है। लेकिन जो गर्दन जो टूटी है उसकी, वो किसी इंसान का काम नहीं है, ना ही किसी जानवर का काम है। अगर आप कहोगे कि वो एक ब्राउन बियर ने उसकी गर्दनों को ऐसे पकड़ के घुमा दिया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना। तो वो किसी ऐसी हैवी चीज़ का काम है जो आराम से एक माचिस की तिल्ली की तरह किसी आदमी की गर्दन तोड़ दे। अच्छा, मतलब कि उन्होंने जो डैमेज का एनालाइज करा कि भाई जिस तरीके से हड्डियां टूटी हैं, तो ये फोर्स और ये पकड़ कोई ऐसी चीज़ ही लगा सकती है जिसके सामने इंसान की कोई हैसियत नहीं है। ओके, तो ये चीज़ थी। उसके बाद ना क्या कहते हैं, एक तो ये हुआ। तो वो फुटप्रिंट्स कैसे मिलते हैं उनको? वो फुटप्रिंट्स ऐसे मिलते हैं कि जैसे ये लोग होते हैं ना, एक्सपेडिशंस करने जाते हैं, क्लाइंबर्स वगैरह। हाँ। तो कुछ ऐसे ट्रैक्स होते हैं, जैसे ये नए नए ट्रैक्स को फाइंड करते हैं चढ़ने के लिए। अब माउंट एवरेस्ट तो भाई बहुत बड़ा पहाड़ है ना, वहाँ पे कुछ ऐसा होता है ना कि कहीं जा रहे हैं तो खाई भी होती है, कहीं कहीं पे नहीं जा सकते तो घूम के जाना पड़ता है। तो उसको वो कहते हैं कि ये नया ट्रैक हमने ढूंढा पर जाने के लिए, शॉर्टकट है या कुछ है। तो वहाँ जब ऐसे अननोन ट्रैक्स पे वो निकलते हैं, तो वहाँ पे उनको दिखाई देते हैं वो चीज़। और ऐसे ही एक हुआ था, एक बंदा था एरिक, इसने इस प्रिंट ऐसी कुछ नाम था उसका, एरिक। ठीक है, एरिक नाम था उसका। तो अब वो क्या ना, वो 1930 से 1940 तक 10 साल उसने कंटिन्यू एक्सपीडिशंस की, इसकी माउंट एवरेस्ट की, मतलब कंटिन्यू चढ़ाई करने की कोशिश करी, लेकिन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ बंदा। और उसने जो है ना 1951 में फिर उसने एक नया रास्ता खोजा जो कि नेपाल की साइड से जाता था। अच्छा, उस बंदे ने खोजा था। ठीक है, जो नेपाल की साइड से आज लोग चढ़ाई करते हैं, वो एरिक ने ढूंढी थी। एरिक ने ढूंढा है वो 1951 में। ठीक है ना। तो जब वो रास्ता खोज रहा था ना, उसने भी फुटप्रिंट्स देखे थे, और जो फोटो वायरल है ना, जो कुल्हाड़ी रख के, कुल्हाड़ी के बगल में वो बहुत बड़ा फुटप्रिंट है, वो उसी बंदे ने खींची थी। सबसे पहला मतलब जो मेन स्ट्रीम एविडेंस जो मतलब
उस टाइम पे बहुत वायरल हो जो गया वायरल था, हुआ था वो फोटोग्राफ थी। वो फोटोग्राफ थी और वो उस एरिक ने खींची थी। उसके बाद 1953 में, अब हम तुझे तुझे तो पता ही है कि मतलब कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई सबसे पहले किसने करी थी? हाँ, एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे। ठीक है, ये दोनों बंदों का नाम फेमस है क्योंकि ये सबसे पहले चढ़ने वाले यही दो लोग थे। लेकिन उससे पहले भी कुछ लोग गए थे, जैसे कि एक दो नाम है मैंने लिखे थे। एक 1924 में जॉर्ज मेलोरी और एक एंड्रयू इरवाइन करके ऐसे नाम है। ये दोनों बंदे एक साथ निकले थे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए। तो ये काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद से अचानक से गायब हो गए, इनका कोई पता नहीं चला आज तक। तो लोगों को ये भी नहीं पता कि वो उसकी चढ़ाई मतलब उन्होंने ऊपर चढ़ भी पाए कि नहीं चढ़ पाए, हाँ, कहाँ तक पहुँचे थे, कुछ नहीं पता चला, कुछ नहीं पता चला उनके बारे में। मतलब एक तरीके से वो गायब ही हो गए लिटरली। हाँ, गायब ही हो गए, उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। और कहा तो ये भी जाता है कि मतलब इसके पीछे मैं ढूंढ रहा था कि क्या मतलब कि ये अगर ये चीज़ है ना, कि अगर ये टी है और उसके पैरों के निशान मिल रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ एक मतलब हकीकत है या ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी बनाने की साजिश की गई है या क्या है, या फिर ऐसे ही मतलब अफवाह फैलाई जा रही है जिससे कि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके और कि वो और आए, यहाँ का टूरिज्म बढ़े, इस तरीके से। हाँ, तो मैंने ना इसके पीछे की कड़ी ये जोड़ी कि जैसे मैंने तेरे को बताया कि एरिक जो था उसने 1951 में एक ट्रैक ढूंढा था। हाँ, नया रास्ता ढूंढा था उसने, है ना। उससे पहले कोई नहीं गया था उस ट्रैक पे, लेकिन उस और क्या नाम है, जब उसने ढूंढा था ना तो उसके साथ दो बंदे और थे, एक डॉक्टर करके एक डॉक्टर था उसके साथ और एक बंदा होता जो शेरपा गाइड होते हैं इनके साथ। हाँ, है ना, जो भी जाता है उनके बिना तो अकेले कोई चढ़ ही नहीं सकता। हाँ, यार तो ये एक चीज़ ये हो गई 1951 में उन्होंने ढूंढ लिया। ठीक है। उसके बाद 1953 में, और उस टाइम पे जो लीड कर रहा था वो यही था, क्या नाम है, एरिक था। एरिक उन दोनों को लीड कर रहा था यार, पर वो बहुत टाइम से मतलब उसने लीड किया है काफ़ी लोगों को, लेकिन यह है कि कोई भी सक्सेसफुल चढ़ाई नहीं कर पाया वहाँ पे। उसके बाद बारी आती है 1953 में क्या नाम था इसका, जॉन हंट की। ठीक है। जॉन हंट जो था वो इन दोनों को लीड कर रहा था, एडमंड हेनरी को, तेंजिंग नॉर्गे को। ठीक है। और वो 1953 में सक्सेसफुली चढ़ जाते हैं, है ना। अब बात ये आती है कि कुछ ऐसा हुआ वहाँ पे 1951 में, जब उसको वो फुटप्रिंट मिले वहाँ पे, कि कुछ ऐसा हुआ कि जिस वजह से उसको कंटिन्यू मतलब लीड नहीं करने दिया गया एरिक को। अच्छा। ताकि वो, क्योंकि नाम तो उसका भी होता है, अगर हिलेरी और वो तेंजिंग नॉर्गे जब चढ़ाई करते तो नाम उसका भी होता कि भाई इसने लीड किया था तो जाके ये लोग चढ़ पाए। लेकिन वहाँ नाम हो रहा है जॉन हंट का। ठीक है ना। तो उसने क्या किया ना, जो मैंने थ्योरी बनाई है कि जब उसने नया ट्रैक ढूंढा तो अब उसको पता था कि मैं तो यार कर नहीं पा रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है, मैंने बहुत ट्राई किया है कि मैं ऊपर तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो इस वजह से मेरा नाम भी नहीं हो पाएगा। तो उसने क्या किया, उसने वो बनाए वो फुटप्रिंट्स वहाँ पर, खुद से बनाए। अच्छा। और खुद से बनाए और वो कुल्हाड़ी रख के उसने फ़ोटो खींची और फोटो को, उसे पता था कि कुछ ऐसा मुझे चाहिए जिससे मेरा नाम हो। फ़ोटो खींच के उसने उस फोटो को वायरल कर दिया। तब से उसका नाम है कि हाँ भाई, बिल्कुल। जब भी यति की बात होती है तो एरिक की बात होती है, और सबसे पहले वही फोटो की बात होती है, क्योंकि वो मतलब काइंड ऑफ एक बहुत मतलब वायरल एविडेंसेस में से एक चीज़ कंसिडर करी जाती है, टॉप मोस्ट एविडेंसेस में से मानी जाती है कि हाँ, जितनी भी वीडियो देखेगा क्योंकि वो बहुत क्लियर फोटो है। वो ऐसा नहीं है भाई किसी ने कहीं दूर से वो हड़बड़ी में फोटो खींची हुई है, एकदम तसल्ली से क्लियर फोटो है वो, एकदम तसल्ली से। बिल्कुल। काफ़ी सारी उसने सीरीज खींची थी, लेकिन उसकी एक फ़ोटो उसमें से सेलेक्ट हुई थी। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। लेकिन अब दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक ये है कि वो बंदा ये सोचता था कि अगर मैं नहीं जा पा रहा हूँ ऊपर तक, उसने इस चीज़ को मतलब निशान बनाया, वो उसने ये डर फैलाने की कोशिश करी कि ऊपर मत जाओ, ऊपर एक मॉन्स्टर रहता है। ओके, यति रहता है ऊपर, वो मार देगा, वो तुम्हें मार देगा।
ठीक है। तो उसने ये अफवाह फैलाई, लेकिन जब इन लोगों ने सुना, जॉन हंट वगैरह ने, तो उसको उन लोगों को इसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने इसको वहाँ से हटा दिया लीडर की पोस्ट से, और खुद लीड किया और उनको ऊपर तक, चढ़ाई तक लेके गए। तो ये भी चीज़ हो सकती है। एक फेमस वेयरवुल्फ की कहानी, वो भी फ्रांस से ही आती है। फ्रांस का एक गांव था जेबोदों। तो वहाँ पे होता क्या है कि सन 1500 या 1700 से लेके 1763 या 1764 तक का समय था। तो जेबोदों करके एक गांव था फ्रांस का। वहाँ पे होता क्या है कि गांव के लोग रहा करते थे, और उनका जो कहते हैं ना कि एक वन ऑफ द मेन सोर्सेज जो था कमाई का और खाने पीने का, वो था भेड़ पालन। भेड़े पालते थे, भेड़ और बकरियां पालते थे। पहले के टाइम में यही चलता था, भेड़ बकरी, है ना। हाँ, और क्योंकि वहाँ पे क्या है कि विंटर्स में इतनी ठंड पड़ती थी और बर्फ़ पड़ती थी, तो वहाँ फसल उगाने का उनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। बेसिकली या तो वही है कि वो क्या कहता है, शीप मीट, गोट मीट, या फिर उसका मिल्क कंज्यूम करते थे वो लोग। ठीक है। तो वहाँ के बच्चों का काम होता था कि जो घर के बड़े हैं अपने, उनके फादर्स वगैरह जो भी हैं, वो तो अपना जो जॉब्स वगैरह करते थे वो करते होंगे, जो भी इंडस्ट्रियल जॉब या जो भी XYZ जॉब्स होगी वो करते थे, और जो बकरियां और भेड़े चराने का काम था वो घर के बच्चे किया करते थे। तो एक बच्चा था जिसका नाम था जॉन। तो क्या था, अपने गांव में बहुत ही सूखा छोटा पतला बच्चा था, और उसका एक बड़ा भाई था। तो सब उसको बुली किया करते थे, सब उसको चिढ़ाया करते थे, और उसको चिकन बॉय बोला करते थे। उसको पतला था, मुर्गे जैसा एकदम। होता क्या है कि एक दिन वो सारे के सारे जाते हैं जंगल में भेड़े चराने के लिए। 10-12 बच्चे होते हैं गांव के, और उन बच्चों में एक बुली बच्चा भी होता है जो उसको हमेशा बुली किया करता था, परेशान किया करता था। तो जॉन, उसका भाई और सारे 10-11 बच्चे, अब कहते जंगल के रास्ते चलते चलते जंगल में एक पूरा खाली एरिया आता है, मैदानी जैसा एरिया जो फ्लैट है, और वहाँ पे वो अपना बच्चे बैठ जाते थे। बैठ गए अब वो, और उसके बाद भेड़ों को उन्होंने खुला छोड़ दिया कि चरती रहेंगी अब ये। तो जॉन की जो ख़ास बात थी ना, उसको कहानियाँ सुनाने में बड़ा मज़ा आता था, और बड़े बेहतरीन तरीके से कहानियाँ सुनाता था वो। तो बाकी बच्चों ने उसको बोला कि जॉन, जब तक भेड़ें चर रही हैं, टाइम पास हमें करना है, तो चलो हमें कोई कहानी सुनाओ। तो जॉन उसको बोलता है कि यार, तुम जो सामने जहाँ ये मैदान ख़त्म होता है, उस सामने देख रहे हो कि वहाँ पे एक गुफ़ा जैसी चीज़ बताई जाती है। तो बच्चे ने बोला हाँ, हमने देखी है वो। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे कहा जाता है कि एक ऐसा पोर्टल है जो दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है। और ये कहानी जॉन को उसके चाचा ने सुनाई थी, क्योंकि जॉन के जो चाचा थे वो एक चर्च के पादरी थे। तो उसको भी इंटरेस्ट था पास्टर और चर्च का फादर बनने में। तो इसलिए जॉन को उसके चाचा ये सब कहानियाँ सुनाया करते थे। तो बच्चों को वो सब कहानियाँ सुना रहा था। तो एकदम से क्या होता है, जो बच्चा उसको बुली किया करता था जॉन को, गांव का जो बुली बच्चा था, वो एकदम से खड़ा होता है और बहुत अजीब सी शक्ल बनाता है और भागने लगता है। तो जॉन को ऐसा लगता है कि यार ये मतलब मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसलिए भाग गया यहाँ से। लेकिन थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि जो भेड़ें होती हैं वो भी भागने लग जाती हैं मैदान में इधर उधर, और बाकी सब बच्चे देखते हैं उठ के कि जिस तरफ वो बैठे हुए थे उनके बैक साइड में घूमते हैं वो, तो देखते हैं पेड़ों के पीछे एक बहुत ही बड़ा भेड़िया खड़ा हुआ है। ठीक है, तो सब देख कर डर जाते हैं और वो घुर्रा आ रहा है दूर से। तब सब भागने लगते हैं, तो एकदम से वो भेड़िया निकल कर आता है और भागते 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 जॉन का जो बड़ा भाई होता है वो उसको पकड़ लेता है। अब जॉन का बड़ा भाई पकड़ लिया उसने, और वो वापस उसको उठा के जंगल के रास्ते ऊपर ऊंचाई में पहाड़ों की तरफ जाने लगता है वो। अब सब बच्चे की अब क्या करें, अब घर की तरफ भाग रहे। लेकिन जॉन को ये होता है कि नहीं यार, मुझे अपने भाई को बचाना है। तो सारे बच्चों को रोकता है वो कि नहीं, ऐसा नहीं है, अब हम
मेरे भाई को लेने के लिए चलेंगे और हमें पता है कि हम उसको कैसे हरा सकते हैं। जॉन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम उसे कैसे हरा सकते हैं। सब बच्चों को प्लान एक्सप्लेन करता है वो, और ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लग जाते हैं सब बच्चे। कुछ ना कुछ छोटी लकड़ी, डंडी, पत्थर जो मिलता है उनको ना वहाँ पे वो सब उठा लेते हैं वो और भागते हैं। छोटे बच्चे एकदम एक्टिव होते हैं, फटाफट वो जितना रास्ता होता है ना वो कवर अप कर लेते हैं। और जो भेड़िया होता है उसने जॉन के बड़े भाई को पहले तो बगल में दबाया होता है अपने लेफ्ट साइड, फिर वो जब देखता है ना कि बच्चे उसकी तरफ भागते हुए तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो वो उसको अपने दांतों में दबा लेता है और वो 2 पैरों पे भागने लगता है फिर खूब तेज़ी से, और पेड़ों को पकड़ के ऐसे झटके दे दे के आगे कूद के जाने लगता है। मतलब कि वो बहुत बड़ा था। हाँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब कम से कम भी होगा 8-9 फुट जितना, ठीक है। तो जैसे ही बच्चे ये सीन देखते हैं वो भाई और कि भाई ये है क्या, ठीक है। फिर जैसे तैसे जो जॉन होता है वो बच्चों को कहता है कि थोड़ा फैल जाओ, ठीक है, अभी हम एकदम ग्रुप में नहीं भागेंगे, हम थोड़ा सा फैलेंगे। तो सब बच्चे फैल जाते, तो फैल के क्या करते, भागते उसको आगे से ऐसे कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब भेड़िया जो होता है वो चारों तरफ बच्चों से घिर जाता है। अब बच्चे कुछ नहीं चिल्ला रहे हैं, हू हा कर रहे हैं, और उसको कोई पत्थर मार रहा है, कोई डंडी मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब भेड़िया चारों तरफ से बच्चों से घिर गया, इतना शोर मचा रहे बच्चे, वो अफरा तफरी में घबरा जाता है, क्या करें अब वो, ठीक है। तो अब होता क्या है कि उसको जो बच्चे जो होते हैं ना उसको फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ भागने के लिए मजबूर करते हैं, जो उनका प्लान था। तो उसको रास्ता देते हैं थोड़ा। हाँ, तो वो पर्टिकुलर उस डायरेक्शन की तरफ भागता है जहाँ पे उसको ले जाना चाहते हैं बच्चे, ठीक है। अब होता क्या है कि जिस तरफ वो भागता है ना वहाँ पे जो जंगल है वो ख़त्म होके ना नीचे खाई होती है। अब वो वहाँ पहुँच गया और भेड़िया और जॉन खड़ा है सबसे आगे, बच्चों ने घेर रखा। अब ये है कि भेड़िया तो अपनी जान बचाए, क्या करे, तो उसको धक्का दे रहे होते हैं। तो भेड़िए का जैसे पैर वैर फिसलता है ना, एकदम जॉन अपने भाई के हाथ पकड़ लेता है उसके मुंह से, और बाकी सब बच्चे उसके ऊपर डंडे मारने लगते हैं। और जैसे ही वो अपने आप को बचाने के लिए मुंह खोलता है और बाकी सब चीज़ें पकड़ने की कोशिश करता है, एकदम जॉन अपने बड़े भाई को खींच लेता है और सब बच्चे वापस भागने लगते हैं, ठीक है। अब जिस जगह से वो मैदान से आए थे बच्चे फिर वापस वहीं पहुँच गए हैं। भेड़िया भी पीछे पीछे भाग के आ गया है। अब होता क्या है कि इस भेड़िए को ठिकाने कैसे लगाते हैं वो, कि सबने घेर लिया, जॉन ने अपने बड़े भाई को लेटा दिया क्योंकि जॉन का बड़ा भाई है बेहोश है। जिस पोर्टल की बात करी थी ना जॉन ने कि वो दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है, वो सब उस भेड़िए को ना घेर के उस तरफ ले जाते हैं। जॉन वहाँ जाके खड़ा हो जाता है और भेड़िया उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। जॉन क्या छोटा बच्चा है, हाइट में छोटा है, तो ज़मीन पे लेट जाता है। ज़मीन पे लेटते ही ना वो भेड़िया सीधा उस जगह पे जाके गिरता है। बेसिकली वो एक ज़मीन का एरिया है, उसके ऊपर जाके गिरता है, ठीक है। और जॉन तुरंत खड़े होता है और उसकी तरफ देखता है, तो जहाँ भेड़िया गिरा था ना वो जगह थी दलदल, क्विक सैंड जिसे कहते हैं। अच्छा, तो उसे पोर्टल बोल रहे थे वो? उसे पोर्टल बोल रहे थे कि इसके ऊपर यहाँ पे जो भी बंदा जाता है ना वो इससे दूसरी दुनिया में चले जाता है। मतलब वहाँ वो डूब जाता है, उसमें अंदर चला गया, फिर कभी बाहर ही नहीं निकल पाया वो। तो जॉन जो था वो भेड़िए की तरफ देखता, भेड़िया जो है धीरे धीरे धंसता जा रहा है उस दलदल के अंदर और पकड़ने की कोशिश कर रहा है बच्चों को। बच्चे उसके ऊपर वही ईंट पत्थर बरसा रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं। भेड़िया ऐसे ही गुस्से में देखता दलदल के अंदर धंसता हुआ चले जाता है। फिर जॉन अपने बड़े भाई को उठाता है, गाँव ले जाता है, उसका ट्रीटमेंट होता है। फिर बच्चे पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि हमने क्या देखा, किस टाइप का जानवर देखा। और इसको बोला गया था बीस्ट ऑफ जिब्दों। इसने उस गांव में और उस गांव के आसपास के एरिया में, मतलब कहते हैं ना उस समय पे आतंक मचाया हुआ था। जैसे एक समय पे दिल्ली में काला बंदर नहीं था, पूरे दिल्ली में आतंक मचा रखा था, ठीक है। इस टाइप से आतंक मचाया हुआ था। तो काफ़ी सारे हंटर्स को हायर किया जाता था इस बीस्ट ऑफ जिब्दों के ऊपर
एक तरीके से कहते हैं ना बाउंटी भी रखी गई थी, प्राइज़ भी रखा गया था कि कोई हंटर अगर इसको मारता है तो उसको इतना प्राइज़ मिला जाएगा। तो अलग अलग हंटर्स क्या थे, जाते थे जंगल में और बड़े बड़े जो साइज़ में बहुत बड़े बड़े भेड़िए थे उनको मारते थे, ठीक है। पर जब उनको वापस लाते तो बोलते थे कि नहीं ये नॉर्मल भेड़िए हैं, ये वो नहीं है, ये वो बीस्ट नहीं है जो हम लोगों को परेशान कर रहा है, गांव में आके बच्चों को ले जाता है या फिर भेड़ों को ले जाता है हमारी। तो जब बच्चों ने पूरे उस बीस्ट के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करा पूरा कि वो था क्या, 2 पैरों पे भाग रहा था, इतनी हाइट थी उसकी, इतना तगड़ा था वो, तो सबको कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये बीस्ट ऑफ ज़ोंबोदों ही था जो इन बच्चों ने जिसको दलदल में डुबा दिया। और फिर उसके बाद उस गांव में फिर कभी उस टाइप के हमले भी नहीं हुए। तो ये एक रियल फोकलोर स्टोरी है। अब फोकलोर कहो इसको या रियल स्टोरी कहो, क्योंकि जब हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो 1760 से 1764 के बीच इस बीस्ट ऑफ ज़ोंबोदों का आतंक था। लोग अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो ये स्टोरी निकल के आती है प्रॉपर। ये जो वाक़या है ये है 1970 का। अमेरिका में एक फैमिली रहती थी जिनका काम था वो सर्कस के लिए चिंपैंजीज, एप्स, मंकीज़ इन सबको ट्रेन किया करते थे। बेसिकली वो उस फैमिली का फैमिली बिजनेस था। जैसे आज के टाइम पे पेट शॉप वाले होते हैं ना, डॉग्स को पालते हैं, डॉग्स को ट्रेन करते हैं, ऐसे ही उस फैमिली का ये बिज़नेस था। वो सर्कसेस के लिए मूवीज़ में यूज़ होने वाले चिंपैंजीज और मोस्टली चिंपैंजी एनिमल्स को ट्रेन किया करते थे। अब होता क्या था कि वो जो चिंपैंजीज थे उनको वो किसी और से ख़रीदा करते थे। अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं था कि वो उनकी ब्रीडिंग करा के वहीं पैदा करा रहे हैं उन्हीं चिंपैंजीज से, ठीक है। वो अलग अलग बायर्स से उन चिंपैंजीज को ख़रीदा करते थे। तो क्या हुआ कि एक बार उन्होंने लगभग 5 से 6 चिंपैंजीज छोटे बच्चे ख़रीदे, क्योंकि बचपन से ही ट्रेन करना होता है। तो क्या देखते हैं कि 6 में से 5 चिंपैंजीज तो थे, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे 5 चिंपैंजीज बहुत ही नॉर्मल चिंपैंजीज की तरह लग रहे थे। कितने खरीदे उन्होंने? 5? 6 चिंपैंजीज। 6 खरीदे थे। हाँ, तो 6 में से जो 5 थे वो बिल्कुल ही नॉर्मल चिंपैंजीज की तरह दिखने में भी और उनका बिहेवियर भी वैसी था। जो एक चिंपैंजीज था उसमें से उन्होंने उसका नाम रखा था ओलिवर। अच्छा। तो ओलिवर जो था ना वो दिखने में भी अपने जो बाकी चिंपैंजीज थे उनसे बहुत अलग था और उसका बिहेवियर भी बहुत अलग था। तो दिखने में मतलब कैसे अलग था? दिखने में ऐसे अलग था कि जब हम उसको देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ना ऐसा लगता था कि यार ये जो चिंपैंजी है ना मतलब कुछ इसमें इंसान वाले फीचर्स जैसे दिखाई दे रहे हैं। 2 पैरों पे चलना, लाइक जस्ट नॉट 2 पैरों पे चलना, कि देखने में भी उसकी रिजेम्बलेंस ऐसी लग रही है कि यार ये ना थोड़ा सा ह्यूमन की तरफ ज़्यादा है ये। क्या मतलब शक्ल से? कैसे? शक्ल से मतलब हाँ, उसका जो फेशियल स्ट्रक्चर और फेस था ना वो ऐसा लगता था कि ये ह्यूमन साइड पे ज्यादा है। ओके, मतलब कि वो दिखने में ऐसा लग रहा था कि ह्यूमन साइड पे ज्यादा, हाँ ह्यूमनाइज्ड है ये, थोड़ा सा ज्यादा ह्यूमन साइड पे ज्यादा है ये। अच्छा। तो अब क्या था कि उसके जो बिहेवियर्स थे जैसे कि वो बाकी इन्हीं वजहों से ना वो बाकी सारी चिंपैंजीज के साथ भी घुल मिल नहीं पाता था, क्योंकि एनिमल किंगडम में ये चीज़ होती है कि एक स्पीशीज़ के जो एनिमल्स हैं अगर उसमें से कोई भी एक थोड़ा सा मतलब ऐसा हो जाए ना कि दिखने में ऊट पटांग सा लग जाता है तो वो काइंड ऑफ उसको ना अलग थलग कर देते हैं। अपना जो उनका ग्रुप होता है ना वो उस ग्रुप के अंदर उसको मिला के नहीं रखते, वो अलग थलग छोड़ देते हैं, अपनी बिरादरी से उसको बाहर कर दिया। एक तरीके से ये। तो जो बाकी जो चिंपैंजीज थे जो उन्होंने अपने घर में पाले हुए थे वो उसके साथ ये चीज़ करने लग गए ओलिवर के साथ। तो क्या होता है कि ऐसे में जो बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो बिहेवियर देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि वो बड़े सैड हो जाते हैं, डिप्रेस टाइप हो जाते हैं, कि उनके पास कोई खेलने के लिए नहीं है, कोई टाइम बिताने के लिए मतलब ग्रुप नहीं है उनके पास, क्योंकि एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं। अब जो ओलिवर था
उसको इस चीज़ से ना कोई भी मतलब ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसको खुद इंसानों के साथ रहने में मज़ा आता था। अच्छा, वो खुद से ही चाहता था, मतलब खुद से भी वो उनके साथ नहीं रहता था और इंसानों के साथ वो ज़्यादा रहा। मतलब बेसिकली उस घर के जो मेंबर्स थे जो उसको ट्रेन कर रहे थे, वो उनके साथ ज़्यादा रहता था, उनके बच्चों के साथ खेलना कूदना ऐसे। अच्छा। तो अब स्टार्टिंग में तो सबको चीज़ लगी नॉर्मल कि चलो ठीक है, इट्स नॉर्मल। लेकिन जैसे जैसे वो चिंपैंजीज बड़े होने लगे और ओलिवर भी बड़ा होने लगा, तो जो वाइफ थी, ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ थे, वो एक पूरी फैमिली थी। तो जो वाइफ थी ना, वो उसको ऐसे लगने लगा कि जैसे कि ना जो ओलिवर है उसके अंदर ना कुछ एज के साथ जैसे क्या होता है कि सेक्सुअल अर्जेस बढ़ती है। तो उसको ऐसे लगने लगा कि यार ओलिवर ना मतलब कुछ ऊट-पटांग हरकतें कर रहा है। क्या हरकत कर दी भाई उसने? ऊट-पटांग ऐसी हरकतें करता था। तो वो बोलती थी कि जब तक ये छोटा बच्चा था तब तक तो हम इसको गोद में खिलाते थे, नॉर्मल लगता था, ठीक है। बट अब ये बड़ा हो गया है, आई थिंक सो अराउंड 15-16 ईयर्स का हो गया था ओलिवर। तो मतलब एक होता है ना कि ह्यूमंस की तरह वेल ग्रोन बॉय, ठीक है। अब 15-16 साल के लड़के को तो कोई गोद में खिलाएगी नहीं उसकी माँ, ठीक है। तो लेकिन वो कहती थी कि ओलिवर का बिहेवियर अभी भी ऐसा है कि, और स्पेशली सिर्फ और सिर्फ वाइफ के साथ। अच्छा, जो आदमी के साथ नहीं मिलता था वो ना, जो मतलब लेडीज़ होती थी, फीमेल्स होती थी। और उस घर में जो क्या कहते हैं कि जो सबसे बड़ी फीमेल थी वो थी हस्बैंड वाइफ। लेट से उनका नाम हम रख लेते हैं, वाइफ हस्बैंड को कह लेते हैं हम रॉबर्ट, एंड वाइफ का नाम रॉमी कर लेते हैं। तो वो जो ज़्यादा अट्रैक्टेड रहता था ना, वो रॉमी की तरफ रहता था, लेडीज़ की तरफ। एग्जैक्टली। तो वो कहती थी कि जैसे कभी कभार इसको हम खेल कूद में इसको हग कर लिया, तो ओलिवर क्या करता था, छोड़ता नहीं था वो। अच्छा। उसने मतलब वो कहते हैं ना देसी वाला, कोल्ली भर ली, तो कोल्ली भर ही ली फिर उसने, वो छोड़ता नहीं था। ये बहुत ऊट पटांग की अजीबो गरीब तरीके से मतलब देखना उसका ओलिवर का, और टच करता था वो ऊट पटांग तरीके से। तो वो पता चल जाता है एक लेडी को, है ना। तो अपने उससे अपने हस्बैंड से उसने ये बात शेयर करी, रॉमी ने रॉबर्ट से ये बात शेयर करी कि भाई ये ओलिवर ना ऐसे ऐसे कर रहा है ये, एंड इट्स अ रियल स्टोरी भाई, ये सच में हुआ है ये। मतलब वो उसको टच करता था वैसे। हाँ, लेडीज को पता चल जाता है कि मतलब कि कौन सा टच कैसा है, इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है, वो पता चल जाता है। तो अब उसने वही तो ना यार, बंदर देखो भाई। तो उसने अपने हस्बैंड से ये बात बोली, तो हस्बैंड ने, अब भाई ये तो मतलब कहते हैं ना कि ये बड़ी ही अननेचुरल सी चीज है कि कोई बंदर एक ह्यूमन फीमेल की तरफ ऐसे अट्रैक्ट होने लगे कि वो उसके साथ ऐसे मतलब उटपटांग हरकतें करने लगे, ऐसे गंदे इशारे, गंदे तरीके से टच करने लगे उसको। इट्स वेरी अननेचुरल, ठीक है। तो उसके हस्बैंड ने उसको बोला कि यार मे बी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, और चलो हो गया होगा 1-2 बार ना, कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है, मे बी लग रहा होगा ऐसा तुम्हें। तो चलो बात आई गई हो गई। अब क्या हुआ कि कुछ दिन हो गए कुछ दिन बाद अब होता ये है कि रॉमी घर में अकेली है, ठीक है। घर में अकेली क्या, जो घर है अकेली है, और उनके घर के चारों तरफ बड़ा सा फील्ड है, एक उन्होंने अलग से बार्न बना रखा है जिसमें वो अपने मंकीज वगैरह को रखते हैं। अब रॉमी के साथ घर में है ओलिवर, अच्छा, ठीक है। अब रॉमी क्या कर रही है, रॉमी जो है डाइनिंग टेबल को साफ कर रही है, उस पर सारे सामान को ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है। ओलिवर आ जाता है, ओलिवर उसके साथ ऐसी हंसी मजाक कर रहा है, खेल रहा है, उसको छेड़ रहा है, अच्छा, ठीक है। अब ऐसी खेल खेल में क्या होता है कि ओलिवर रॉमी का सर पकड़ता है और उसको डाइनिंग टेबल पे ऐसे दबा देता है। तो क्या बता रहा है? हाँ सच में, हाँ, ये रियलिटी है, ये रियल है ये भाई। यूट्यूब पे ओलिवर द ह्यूमैनजी करके, ह्यूमन प्लस चिंपैंजी से वर्ड बना है, ओलिवर द ह्यूमैनजी करके एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री है अराउंड 1 आवर की इस चीज़ के ऊपर। उसमें वो लेडी खुद अपने मुंह से इस इंसिडेंट को एक्सप्लेन कर रही है, पूरा का पूरा नैरेट कर रही है कि
क्या किया ओलिवर ने उस दिन उसके साथ, कि जब उनको लगा कि भाई नाउ ऑल द लिमिट्स आर क्रॉस्ड, ये उसने भाई वो कर दिया क्या, मतलब सीन उसने ये करा भाई, उसके बाद उसको दबा दिया पूरा। हाँ ठीक है, बेंड पोज में। ठीक है। और भाई वो पीछे से चिपक के उसके ऊपर उसने तो चालू कर दिया। चालू कर दिया। हाँ फिर आगे क्या हुआ? भाई वो चिल्लाने लगी वो कि अपने हस्बैंड को मारे, रॉबर्ट की, मतलब ओलिवर से मेरे को बचाओ, इस तरीके नहीं, मतलब Okay. ये एकदम से क्या कर रहा है यार ये बंदर। ये तो मतलब काफी ज्यादा वियर्ड सी सिचुएशन हो गई ना। हाँ कि मतलब ये कर क्या, मतलब उसको भी समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है भाई, ये बंदर कर क्या रहा है साला ये। और चिंपैंजीज जो होते हैं ना, उनमें ना बहुत ताकत बहुत होती है कि मतलब हाँ कोई भाई, वो भी तो है। अगर किसी को पकड़ लिया ना तो कोई भी ऐसी नॉर्मली उनके हाथ से छूट नहीं सकता। ये तो और अगर हकीकत उनको है। गुस्सा आता है ना तो मतलब मैंने डॉक्यूमेंट्रीज या डिस्कवरी पे देखा है तो भाई वो ऐसे हाथ पकड़ के पूरा तोड़ उखाड़ देगा। देते हैं वो यहाँ से, इतनी ताकत होती है चिंपैंजीज के अंदर। तो वो रेजिस्ट कर नहीं पा रही थी उतना, तो उसने अपने हस्बैंड को बुलाया, चिल्ला चिल्ला के जब आवाज़ आई तो रॉबर्ट आया घर के अंदर, तब उसने हल्ला मचाया और ओलिवर को हटाया साइड। तब वो रोने वोने लगी और उसने बोला भाई इस बंदर का कुछ इलाज करो, इसको निकालो यहाँ से, हम इसको नहीं रख सकते है भाई। हाँ। और उससे पहले ये सिनेरियो होने से पहले क्या था कि जो ओलिवर था उसने ऐसे बिहेवियर्स और अपनी पर्सनालिटी में ऐसे एस्पेक्ट्स को डिस्प्ले करना शुरू कर दिया था भाई, कि वो क्या था ना भाई, क्या होता है कि बंदर जो होते हैं तुमने देखा होगा नॉर्मली 4 पैरों पे चलते हैं। ठीक है, बंदरों के तो यार इतने सारे क्लिप्स वगैरह आते हैं, ये चिंपैंजीज के, चिंपैंजीज हैं, गोरिल्लाज हैं, तो ये तुमने देखा वो होगा 4 काफी पैरों ज्यादा पे। मतलब फनी क्लिप्स होते हैं, देखने में कितना अच्छा लगता है कि हाँ वो अजीब गरीब सी एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जू में आते हैं। हाँ तो देखा होगा हमने कि उन सारी क्लिप्स में कि इंसान की तरह 2 पैरों पे खड़े हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वो भी लॉन्ग टाइम तक नहीं होते भाई वो हाँ भी। तो उसमें क्या होता है कि ना कि जो उनकी मतलब फिजिकलिटी में ये चीज़ होती है कि जैसे इंसान चल तो वो अपने 2 हाथ 2 पैर पे सकता है जानवरों की तरह, बट पूरे दिन भर नहीं चल सकता है ना। जैसे छोटे बच्चों के साथ वो घोड़ा बन के खेलता है। हाँ। ठीक है, और मजाक मजाक में 4 पैरों पे चल लेगा, बट वो हमेशा ऐसे नहीं रह सकता। 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट। ठीक है, ये भी तो ज़्यादा ही बता रहा है भाई, इतना तो नहीं रह सकता। हाँ पर ओलिवर में क्या था कि ओलिवर के अंदर जो आदत थी ना, जैसे कि मान लो कि ओलिवर को बुलाएंगे हम, सपोज करो कि मैंने तेरे को, तू दूसरे कमरे में बैठा, मैंने तेरे को आवाज़ मार के बुलाया कि अमन 1 मिनट इधर आना, तो तू नेचुरली उसी तरीके से चल कर आएगा ना जिस तरीके से तेरी बॉडी की बायोलॉजी है, जिस तरीके से ह्यूमंस चलते हैं, जो उनका नेचुरल वे ऑफ वॉकिंग है। तो 2 पैरों पे चल के आएगा मेरे पास, 4 हाथ पैरों पे तो चल के नहीं आएगा ना, क्योंकि दैट्स वेरी अननेचुरल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। सही बात है। तो अब होता क्या था कि जब वो ओलिवर को ऐसे कहीं आवाज़ मार के बुलाएंगे या ओलिवर चलता फिरता रहेगा घर में, तो ओलिवर हमेशा इंसानों की तरह ही चलता था 2 पैरों पे। भाई ये खतरनाक चीज़ है कि कोई बंदर, कोई चिंपैंजी ऐसी हरकतें करता है। वो हमेशा 2 पैरों पे ही चलता था, और ऐसा नहीं कि नॉर्मली भी वो, हाँ अगर उसको बुलाएंगे ना नॉर्मली ओलिवर, नहीं ऐसे नॉर्मली नहीं कि मतलब घर में घूमते फिरते, मतलब वो 2 टांगों पे खड़ा अपनी जैसे इंसान खड़े होते हैं। एग्जैक्टली अच्छा, वो ऐसे ही रहता था। और सिंपल सा ना कि जैसे उसको आवाज़ मार के बुलाया ओलिवर, तो वो आएगा 2 पैरों पे ही, क्योंकि ये एक चिंपैंजी के लिए बहुत ही अननेचुरल चीज़ है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। वही तो है ना। उसके दिमाग से वो ट्रिगर कैसे हो रहा है कि नहीं मेरे को 2 पैरों पे चल के जाना है। या तो ये हो सकता है कि वो नोटिस कर रहा है किसी को, लेकिन वही वाली चीज़ है ना कि अगर नोटिस भी कर रहा है तो उसकी बॉडी उसको उतनी देर तक खड़े रहने के लिए 2 पैरों पे अलाउ नहीं कर सकती। हाँ बायोलॉजी उसकी ऐसी है ही नहीं। ठीक है, अगर वो कोशिश भी करेगा तो कभी उसकी गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, ये सब चीज़ें होगी, क्योंकि वो अपनी बॉडी की फिजिकल बिल्डअप के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो फिर ये मतलब क्या थी, वो क्या चीज़ है कि वो ऐसे कर पा रहा है वो चीज़ें?
अब ये बात खुलती है बहुत आगे जाके। उससे पहले क्या होता है कि एक तो ये उनको बिहेवियर दिखा उसका कि ये साला ये 2 पैरों पे क्यों चलता रहता है ये, ठीक है, और टेबल पे भी बैठेगा तो इंसानों की तरह बैठेगा, ऐसे पैर नीचे हाथ ऊपर ऐसे करके, ठीक है। और ये सब चीज़ें उन्होंने देख ली थी कि यार इसका जो बिहेवियर है ना, जो हमारे यूजुअल एप स्पीशीज़ के जो मंकीज़, चिंपैंजीज, एनिमल्स होते हैं वैसा नहीं है, बहुत ही अलग बिहेवियर डिस्प्ले कर रहा है। फिर उसके बाद जो रॉमी के साथ उसने किया उस दिन अकेले घर में डाइनिंग टेबल पे, तो उसके बाद तो हो गया कि भाई इस बंदर को बेच दो, ये यहाँ नहीं रह सकता। तो अब होता क्या है कि भाई वो ना अखबार में एक ऐड निकालते हैं, ठीक है, और ऐड में वो एडवर्टाइज उस चीज़ को ऐसे करते हैं कि ओलिवर द ह्यूमन मंकी, ओके, ठीक है, और उसका फोटोग्राफ लगाते हैं न्यूज़पेपर में और कि हम इसको बेचना चाहते हैं, और उसके सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स वगैरह सब कुछ लिखी जाती हैं कि लोग इसको खरीदें और जाए ये। तो क्या होता है कि न्यूयॉर्क में बैठा हुआ एक लॉयर उस ऐड को देखता है, तो वो उस ऐड को देख के बड़ा ही फैसिनेटिंग फील करता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना तेरे को कि ओलिवर को कोई दिखेगा ना तो ये कहेगा कि यार ये मंकी कम ह्यूमन ज़्यादा लग रहा है। उसकी जितनी भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम तब देखेंगे ना जब हम जाएंगे उसके सामने। जो उसका जो मैंने तेरे को बताया फेस, जो उसका फेशियल स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन साइड पे ज़्यादा है। तो जब उस लॉयर ने उस मंकी के फेशियल स्ट्रक्चर को देखा तो उसको देखा कि यार ये तो मतलब कुछ अजब गजब है, और फिर उसने चीज़ें पढ़ी कि ह्यूमन मंकी है, ये इंसानों की तरह चलता है, इंसानों की तरह मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बैठना चलना। तो अब वो जाता है अपनी कार ड्राइव करके रॉबर्ट एंड रॉमी के घर पे। अब होता क्या है कि रॉबर्ट के पास गया, वो बोला कि भाई मेरे को आपका जो चिंपैंजी है बंदर, मेरे को वो देखना है और ख़रीदना है हमें उसको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब उन्होंने जो सारे मंकीज़ थे अपने वो बांड में ही रखा करते थे। तो रॉबर्ट भी, सॉरी ओलिवर भी वहीं था। तो रॉबर्ट उस लॉयर को अपने बांड में ले जाता है, ठीक है, वो नीचे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो बार्न की जो बिल्डिंग होती है ना वो ऐसी होती है कि लकड़ी का बना हुआ होता है, बहुत बड़ा, ठीक है, हाइट बहुत होती है। तो उसमें क्या करते हैं ना, उसमें बीच में एक गार्टर्स बिछा के और उसके ऊपर वुडन प्लैंक्स डाल के एक लेयर पार्टीशन बनाया जाता है ताकि नीचे और एक ऊपर भी फ्लोर क्रिएट हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो वो लोग नीचे खड़े हुए थे और रॉबर्ट वही काम करता है, ओलिवर को आवाज़ लगाता है। और जब ओलिवर आता है सामने निकल के, तो ये लॉयर भी उस डॉक्यूमेंट्री में मौजूद है। हमारे व्यूवर्स को कहूँगा मैं कि वो डॉक्यूमेंट्री देखो एक बार, मज़ा आ जाएगा। तो वो लॉयर ये बात बोल रहा था उस डॉक्यूमेंट्री में कि भाई जब वो बंदर मेरे सामने आया और वो नीचे सीढ़ियाँ उतर रहा था, कह रहा था कि भाई गूज बम्स आ गए थे उसको, उसे देख के चलता हुआ। हाँ, कि रूह कांप गई थी उसकी कि मतलब ये क्या नेचर का क्या अजूबा है, ये क्या है ये। कहता है कि हम खड़े हुए नीचे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, कह रहा वो मंकी 2 पैरों पे आया और पहले खड़ा होता है वो, हम लोग दोनों को देखता है, वो आई कांटेक्ट बनाता है हमसे, और फिर वो उतरता है सीढ़ियों से, कि जैसे एक हैवीली बिल्ट इंसान होता है ना, कंधे पीछे वजन, और उतर रहा है सीढ़ियों से, और कह रहा है कि उसके वेट से वो सीढ़ियाँ दब रही हैं और आवाज़ आ रही है उन सीढ़ियों में से। और वो आता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। कह रहा कि भाई मेरे सामने सीन ऐसा क्रिएट हो गया कि मतलब प्लैनेट ऑफ द एप्स का कोई सच में आके खड़ा हो गया है एप। मैं वही इमेजिन कर रहा था जैसे तू बता रहा ना कि भाई वो ऐसे उतर के आ रहा था, वो आके खड़ा हुआ वो वहाँ पर आके, तो प्लैनेट ऑफ द एप्स का एप आके खड़ा हो गया उनके सामने। कोई रॉकेट था उसमें शायद जो था तगड़ा सा, प्लैनेट्स ऑफ द एप में, हाँ, तो वही वाली पर्सनैलिटी काइंड ऑफ। बिल्कुल। तो अब वो लॉयर जो था वो हो गया भाई ये तो मतलब जो एडवर्टीजमेंट में देखा था बिल्कुल ये वही चीज़ है। अब हो गया कि अब मैं इसको खरीदता हूँ। लॉयर का बेसिकली पर्पस ये था कि वो उसको खरीदने के बाद ना
इसके ऊपर एक पूरा ना काइंड ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता था। अच्छा। कि ये चीज़ है क्या असल में। तो वो ले गया उसको। अब क्या होता है कि जब वो उसको न्यूयॉर्क ले आया, न्यूयॉर्क ले आके उसने उस मंकी को ना अपने अपार्टमेंट में रखा हुआ था। तो किसी जर्नलिस्ट को ये बात पता चल जाती है कि ये इस लॉयर ने उस ह्यूमन मंकी को ख़रीद लिया है। तो आके वो बोलती कि मुझे ना इसका इंटरव्यू चाहिए, पर उस टाइम पे ना वो उसको मना कर देता है। तो वो उसको ऐसे ब्लैकमेल करती है जर्नलिस्ट कि ठीक है तुम मेरे को इंटरव्यू मत दो, लेकिन मैं अगर कल के दिन न्यूज़पेपर में छाप दूंगी कि न्यूयॉर्क लॉयर हैज़ द डीमन बिगफुट इन हिज हाउस, तो फिर सोच लो तुम्हारी इमेज का क्या होगा। उसने तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल दिया उसे। ठीक है, कि फिर सोचो तुम्हारी इमेज का क्या हो गया, क्या होगा। तो अब वो कहता है कि हाँ ठीक है व्हाटएवर। तो ऐसे आई कर देता है। फिर वो लॉयर नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में जाता है, तो ऐसे उसको अफवाह सुनाई देती है कि अरे यार कि हमने सुना है कि भाई वो जो ह्यूमन मंकी था वो किसी न्यूयॉर्क के लॉयर ने ख़रीद लिया। तो उसकी रूह कांप जाती है कि भाई अफवाह फैला दी है अब इसने, मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी। तो वो जर्नलिस्ट को बोलता है ठीक है मैं इंटरव्यू दूंगा तुम्हें। वो आती है जर्नलिस्ट से इंटरव्यू वगैरह लेती है नॉर्मल, और उसको अखबार में छाप देती है कि तरीके से इमेज ख़राब ना करते हुए इस टाइम पे छापती है वो, एक सही इमेज को प्रेजेंट करे उस लॉयर की। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब ये खबर बन गई आग बिल्कुल। ठीक है, जिस तरीके से जो लॉयर ने देखा, जिस टाइम पे सब बताया उसने, गया था उसको खरीदने के लिए, जो उसने सारे उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स और जो देखा उसने किस तरीके से वो इंसानों की तरह आया चल के, सब कुछ उसने बताया, तो उसने छाप दी। अब ये खबर बन गई भाई आग की तरह फैल गई ये खबर। तो अब क्या हुआ, अब और लोग अप्रोच करने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसे जगह से उसको इनविटेशंस आने लग गए, जैसे सर्कसेस से, और स्पेशली ऐसी जगह मतलब काइंड ऑफ कहते हैं स्पेशल उसी मंकी को दिखाने के लिए ना लोग काइंड ऑफ वो लगाने लग गए, क्या कहते हैं कि फेयर लगाने लग गए। हाँ मतलब एक मेले, हाँ फेयर लगाने लग गए, मेले लगाने लग गए कि यहाँ पे उस मंकी को डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो अब ये बात पहुंची उड़ती उड़ती जापान तक, जापान के एक बिजनेसमैन के पास। तो वो मेले में लेके जाते थे उसको? हाँ, दिखाते थे उसको। अच्छा, ठीक है, अब वो लॉयर को पैसा मिलने लगा उससे, बढ़िया चल रहा है। ओके, उसकी कमाई स्टार्ट हो गई इससे। तो अब होता क्या है कि भाई तुम्हारा जापान के एक बिलियनर को, या बिलियनर नहीं था, आई थिंक शायद एक बिजनेसमैन था, उसको ये बात पता चल जाती है कि अमेरिका में ऐसे ऐसे करके कोई ह्यूमैनजी है चीज़ बड़ी गजब, और उसको मतलब अलग अलग जगह पे लेके जाया जा रहा है, और लोग देखने के लिए उसको खूब इकट्ठा हो रहे और टिकट विकेट खरीद रहे हैं सब। उसने दिमाग लगाया कि ठीक है जापान में भी एक ऐसा टूर कराते हैं हम, और इस खबर को जापान में ही फैलाते हैं। तो वो बिजनेसमैन उस लॉयर से मिलता है, बात करता है। तो वो लॉयर उसको कहता है कि यार देखो कि मैं नहीं चाहता कि खाली ना तुम इसको एक काइंड ऑफ डिस्प्ले वाली चीज़ की तरह दिखाओ कि अरे वाह क्या अजब गजब चीज़ है। हाँ, वही मतलब शोकेस ही कर रहे हैं वो उसको, कि इसको एक शोकेस की तरह मत प्रेजेंट करो लोगों के सामने। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है इसके अंदर, तो इसके ऊपर एक पूरी साइंटिफिक रिसर्च करी जानी चाहिए। तो क्या पता हम जो कहते हैं ना वो इंसानों के और एप से एवोल्यूशन होने के बीच में कोई एक मिसिंग लिंक है। ठीक है, तो कहते हैं क्या पता हम इसके ज़रिए उस मिसिंग लिंक तक पहुंच जाए, और क्या पता यही वो मिसिंग लिंक हो, है ना। तो गहराई वाली बात कही तुमने। हाँ, तो वो बिजनेसमैन राजी हो जाता है। ठीक है, तो वो जाते हैं जापान, ओलिवर भाई साहब और वो। तो अब क्या होता है कि भाई इस चीज़ में मेरे को ये पता चला कि मीडिया जो है ना, किसी भी चीज़, वो चीज़ 5 हो गई ना, उसको दिखाने का तरीका ऐसा कर देती है वो चीज़ 5 से 50 बन जाती है। तो क्या होता है कि वो जाते हैं मीडिया में। अब वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है, मीडिया वाले घुस जाते हैं पहले ही प्लेन के अंदर, जिस प्लेन में ओलिवर आ रहा था, एकदम प्राइवेट प्लेन से आते हैं वो, घुस जाते हैं। तो वो दिखाते हैं, तो ओलिवर के साथ ना फोटोज़ खींच रहे होते हैं। तो ओलिवर को ऐसे दिखाते हैं कि वो बैठा हुआ है टेबल पे और इंसानों की तरह फोक एंड नाइफ यूज़ करके खाना खा रहा है वो। ठीक है, ऐसे करके फोटोज़ वगैरह। तो जापान में तो आग लग गई भाई फिर। ठीक है, फिर क्या होता है कि फिर जिस पर्पस के लिए वो आया था लॉयर अपने ओलिवर के साथ कि इसके ऊपर कुछ हम साइंटिफिक रिसर्चेस करेंगे,
कुछ जानेंगे इसके बारे में, तो वो चीज़ हो जाती है सिर्फ 10% और बाकी का 90% वही हो जाता है भाई, शोबिज़ बन जाता है एक पूरा। हाँ, ठीक है कि जा रहे हैं रियलिटी शोज पे, जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा एक रहे हैं, बिजनेस बना दिया उसका, है ना। तो जो लॉयर है वो उस बिजनेसमैन से बोलता है कि भाई देख, अब बहुत हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ इसको वापस लेके, या तो जो हम साइंस वाला पार्ट एक्सप्लोर करने की सोच रहे थे ना, या तो वो कर, नहीं तो भाई टाटा बाय बाय। तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम साइंस वाला पार्ट एक्सप्लोर करते हैं, अब हो गया जो होना था, शोज़ वगैरह कमा लिए खूब पैसे। फिर क्या होता है कि वो काफ़ी सारी साइंटिफिक लैब्स में ना उसके सैम्पल्स वगैरह लिए जाते हैं सब कुछ, फिर वो आ जाता है वापस यूएस, फिर वो यूएस में भी लैब्स और साइंटिस्ट के पास जाता है, और प्रॉपर जो एवोल्यूशनिस्ट हैं और जो भी मतलब इन चीज़ों पे रिसर्च वगैरह करते होंगे, उन सब को ओलिवर के जो टेस्ट सैंपल्स होते हैं वो दे दिए जाते हैं। अब होता है वेट, उसके बाद 1-1.5 महीने बाद रिपोर्ट्स आती हैं, और रिपोर्ट्स में कमाल की चीज़ें, क्या है कमाल की चीज़ें क्या निकलती हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, और जो चिंपैंजीज हैं, जिस स्पीशीज से ओलिवर बिलोंग करता था, उनके अंदर होते हैं 48 क्रोमोसोम्स, ठीक है, लेकिन ओलिवर के अंदर मिलते हैं 47 क्रोमोसोम्स। वो बीच की कड़ी वाला वो है। तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल मतलब बीच में फिट हो रहा है एकदम। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, बीच की 46 एंड 48, ये बिल्कुल बीच में बैठ रहा है 47 क्रोमोसोम्स। तो ये चीज़ निकल कर आती है, तो और सब लोग बड़े फैसिनेटिंग। फिर अब जब ये है तो फिर इसके अराउंड बहुत सारी कहानियाँ निकल के आने लगती हैं। तो कोई एक लेडी होती है, वो बोलती है कि ऐसे ऐसे मैं एक रिसर्च में इन्वॉल्व थी, जिसमें मेरे अंदर एक मेल चिंपैंजी का स्पर्म डाला गया, और मैंने एक ह्यूमैंजी, एक चिंप प्लस ह्यूमन के बच्चे को जन्म दिया मैंने, ऐसे करके। और फिर उसको मेरे से ले लिया गया, फिर मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। फिर कोई बोलता है कि कहीं से खबर आती है कि ऐसे ऐसे कोई एक सीक्रेट लैब है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था, एक चिंपैंजी, फीमेल चिंपैंजी के अंदर ह्यूमन स्पर्म डाला जाता है और उसका बच्चा पैदा होता है, लेकिन जब वो डिलीवर कर रही होती है उस बच्चे को तो मर जाती है माँ। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी सारी खबरें निकल कर आने लगी। और जब इस टाइप की जो खबरें जब फैलती है तो क्या होता है, इन सब चीज़ों को ना एक वो मिलता है, सपोर्ट मिलता है कि हाँ मे बी कि ओलिवर सच में एक ह्यूमैंजी है। बहुत मतलब बहुत रिसर्च हुई, सब कुछ हुआ, तो वही चीज़ कई सारे लोगों के पास डेटा था कि जो ये बता रहा था कि जो ओलिवर द चिंपैंजी है वो एक नॉर्मल चिंपैंजी है। लेकिन एक बहुत बड़ा चंक ऑफ डेटा ऐसा भी था जो ये प्रूव कर रहा था कि ओलिवर द चिंपैंजी एक ह्यूमैंजी है। मैं पॉडकास्ट में हम इस इमेज को लगाएंगे ओलिवर की, ठीक है। वो वही है, वो हम लोग कहते हैं ना मिसिंग लिंक, द मिसिंग लिंक। तो सबसे बड़ी जो मिस्ट्री जो फेमस हुई ओलिवर द चिंपैंजी के ऊपर, वो यही थी कि ये एक मिसिंग लिंक हो सकता है। अब वही है ना कि वो अपने आप में एक लोता ही एक ऐसा पीस था। हाँ, उसके अलावा ना कोई चिंपैंजी ऐसा मिला, हाँ, ना ही हुआ इससे पहले कभी, और ना ही आज तक मिला कभी। और वो 2012 या 13 तक वो जिया, और 2012 में ओलिवर द चिंपैंजी ने दुनिया छोड़ दी। इंसेन भाई। तो ये मिस्ट्री है उस चिंपैंजी के पीछे कि एक चिंपैंजी ओलिवर, जिसका नाम था 1970s में, वो एक प्रॉपर ह्यूमन की तरह चलता था, उठता था, बैठता था, और उसके जो फीचर्स थे, बॉडी की फेस के फेशियल फीचर्स थे उसके, वो काफी वैसे मैंने ये वाली फोटो देखी है उसकी, काफी ह्यूमन साइड पे थे। ये वाली फोटो देखी है मैंने उसकी, तो उसका ना, हाँ तू सही कह रहा था कि उसका जो फेशियल वो है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन से मैच करता है। हाँ, ह्यूमंस की तरफ ज्यादा है वो। हाँ, वो देखने से लगेगा कि हाँ ये कि हाँ इसमें कुछ तो इंसानी है, इसमें कुछ तो है कि जो मैच कर रहा है ह्यूमन से, ऐसा है उसमें। तो वही चीज़,
तो वही चीज़ ने बड़ा ही इस चीज़ को मतलब कहते हैं ना कि प्रोपेल किया, इस बात को बहुत आगे बढ़ाया कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर उसका फेस ही था, कि उसका फेस इतना डिस्टिंक्ट था ना बाकी चिंपैंजीज से कि भाई कि हर कोई देखने वाला पहली नज़र में यही बोले कि यार सच में इसमें कुछ इंसान वाला फैक्टर तो है। तो उसके जो बाकी जो चिंपैंजीज वो लेके आया था वो उन्हीं के साथ रहता था। हाँ, उन चिंपैंजीज को प्लस ओलिवर द चिंपैंजी, इन सबको एक साथ खरीदा गया था, एक साथ एक ही जगह से खरीदा गया था। हाँ, और रखा भी एक ही जगह गया था। बस वो उनसे अलग थोड़ा अलग फिर था। वो जैसे जैसे बड़े होने लगे तो वो उनसे अलग रहने लगा, क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा अलग मानता था उनसे। हाँ, वो क्लैन से थोड़ा वो अलग डिस्प्ले करता था फीचर्स को अपने कैरेक्टर से, उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग थी, तो वो उनके साथ फिट नहीं हो पा रहा था। और दूसरा वो उनके साथ फिट होना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वो इंसानों की तरह चलता था, उसको इंसानों के साथ ही उठना बैठना पसंद था। और जब वो 16 साल का हुआ, मैच्योर हुआ वो, और उसको सेक्सुअल अर्जेस आने लगे, तो उसने रॉब की बीवी को पकड़ लिया उसने। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे तू बता रहा है ये चीज़, ये तो रियलिटी है। हाँ, है ना, क्योंकि इसके बाद में तू बता रहा है डॉक्यूमेंट्रीज हैं, फाइल्ड हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं फाइल्ड जो मिल जाएंगे इंटरनेट पे। तो मैं कहीं ना ये सोच रहा हूँ कि जो मूवी आई थी प्लैनेट ऑफ द एप्स, वो इसी से इंस्पायर्ड है। पॉसिबिलिटी हो सकती है, बहुत बड़ी। उस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत तहलका मचाया उस मूवी ने भी। तो मुझे ऐसी लगता है कि वो उसमें मूवी में भी कॉन्सेप्ट दिखाया गया, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है वो, कि भाई एक मोमेंट के बाद वो जो केमिकल इन्फ्यूजन होता है सीजर के अंदर, और क्या होता है उसमें, सीजर की जो माँ होती है उसको वो केमिकल दिया जाता है, ठीक है, और सीजर की माँ प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको वो केमिकल दे दिया जाता है। तो वो सारे के सारे जो ह्यूमनली कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स थे वो उसकी माँ के थ्रू सीजर के अंदर आ जाते हैं। तो अब सीजर क्या है ना, जो सीजर कैरेक्टर था वो एक्सपेरिमेंट से नहीं बना, मतलब उसके अंदर वो जो फीचर्स है ना, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आए, वो किसी दवाई की वजह से नहीं आए जो उसको दी गई है, वो उनके साथ पैदा हुआ है, वो उसके जीन्स में है, वो जेनेटिक्स में है उसके अंदर। मतलब कि जो भी छेड़छाड़ हुई है वो उसकी माँ के साथ हुई है, बट उस छेड़छाड़ की वजह से सीजर के जीन्स में वो चीज इनबिल्ट हो गई। तो कुड बी पॉसिबल कि ओलिवर द चिंपैंजी का जो पास्ट हो, क्या पता वो ऐसा ही कुछ रहा हो और उसके बाद लैब ने उसको छोड़ दिया हो बाहर कि नहीं हुआ सक्सेसफुल। हाँ, हो सकता है भाई, है ना, लेकिन थोड़े थोड़े फीचर्स उसके अंदर ऐसे बिल्ट हो गए कि हाँ वो ह्यूमन जो हरकतें हैं वो डिस्प्ले करने लगा। और जो सबसे मेरे को स्कैरी और सबसे फैसिनेटिंग पार्ट भी वही लगा जब वो रॉब की बीवी रॉमी को डाइनिंग टेबल पे दबा लेता, जब उसको सेक्सुअल अर्जेस। तो क्योंकि सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है ना कि उसके दिमाग में ये समझ कैसे डेवलप हुई कि ये फीमेल है और मैं इसके साथ वो रिलेशन बना सकता हूँ। अब जैसे एनिमल्स हैं, सेक्सुअल अर्जीज होती हैं, है ना, लेकिन वो उसको पूरा करने के लिए अपने ही तरह के जीव के पास ही तो जाएगा। एग्जैक्टली, जैसे एक डॉग है तो वो फीमेल डॉग के पास ही जाता है, ऐसा नहीं कि वो किसी ह्यूमन फीमेल के ऊपर चढ़ जाता। एग्जैक्टली वही चीज़ है ना। और ऐसे ही जो एक फीमेल डॉग होती है, अगर उसको सेक्सुअल अर्जेस हैं कुछ, ठीक है, वो इंटरकोर्स के लिए, मीटिंग के लिए एक मेल डॉग के पास ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी ह्यूमन मेल को कुछ हरकतें करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करने ऐसा तो नहीं है कोई, मतलब कुत्ता जो है वो शेरनी के ऊपर जा रहा है वहाँ पे, ऐसा तो नहीं है ना। एग्जैक्टली, ये चीज़ भी है। तो उसकी वो समझ डेवलप होना कि ये एक फीमेल है, ह्यूमन फीमेल है, तो जो मेरे अंदर डेवलप हो रही है अर्जेस, वो मैं इसके साथ पूरी कर सकता हूँ। वही चीज़, वो समझ कैसे डेवलप हुई उसके अंदर। वो चीज़ है कि उसने ये समझ लिया वो चीज़ कि हाँ मेरी नीड ये पूरी कर सकती है ना। तो वो समझ कैसे डेवलप हुई यार उसके अंदर, वही सोचने वाली बात है, यही पूरी मिस्ट्री है इसके पीछे। तो भाई वो तो अभी कहाँ है वो, अभी मर गया है? 2012 में, 2012 या 13 में वो खत्म हो चुका है वो, उसने दुनिया को छोड़ दिया ओलिवर द चिंपैंजी ने। अरे यार, उस पे एक्सपेरिमेंट्स होते तो पता लगता चीज़ों का, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उसमें पता चली ना कि भाई 46 ह्यूमंस के अंदर 48
चिंपैंजीज के अंदर, बट ओलिवर के अंदर 47 थे, वो बिल्कुल 46 और 48 के बीच में था। हाँ, तो मैं इसको कह सकता हूँ मिसिंग लिंक हो सकता है, मिसिंग लिंक हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है इस बात की।